मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भारत फ्रांस साझेदारी भरोसेमंद तकनीकी और स्थिरता की अहम ताकत बनकर उभर रही है। इस दौरान एआई, डिजिटल साइंस, हेल्थ, एरोनॉटिक्स और इनोवेशन से जुड़े कई इंडो फ्रेंच सेंटर्स लॉन्च किए गए, जिससे स्टार्टअप्स, एमएसएमईज, छात्रों और शोधकर्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा और दोनों देशों के रणनीतिक संबंध आने वाले समय में और मजबूत होंगे। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट एंड एक्सपो 2026 में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि राज्य में 468 करोड़ रुपए के निवेश से मेगा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जिसमें आईआईटी पटना में 250 करोड़ का रिसर्च पार्क और 60 करोड़ की लागत से एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना शामिल है। इस पहल से 10,000 से अधिक रोजगार सृजन और 50,000 युवाओं को एआई आधारित स्किल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे बिहार को टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने और युवाओं को नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाने की दिशा में मजबूत कदम माना जा रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में मुंगेर के युवा अनिमेश गुप्ता के स्टार्टअप ने आत्मनिर्भर डिजिटल भारत की मजबूत तस्वीर पेश की है, जहां उनकी कंपनी द्वारा विकसित एआई आधारित मीटिंग प्लेटफॉर्म रियल टाइम में अलग अलग भाषाओं को ट्रांसक्राइब कर संवाद को आसान बना रहा है। इस तकनीक से उन लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है जो अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं में सहज नहीं है। साथ ही एआई असिस्टेंट मीटिंग का सार, टास्क और अपडेट भी तैयार करता है। सरकारी सुरक्षा मानकों पर आधारित ये स्वदेशी प्लेटफॉर्म अब शिक्षा, प्रशासन और निजी क्षेत्र में इस्तेमाल हो रहा है और आगे हेल्थ केयर व अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक विस्तार की तैयारी में है, जिससे भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता को नई मजबूती मिल रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि से जुड़े मामले को रद्द करते हुए बीजेपी नेता की याचिका खारिज कर दी है। ये मामला 2023 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के एक प्रचार अभियान और अखबार के कवर से जुड़ा था, जिसे लेकर आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने इसे आगे बढ़ाना कानून का दुरुपयोग मानते हुए राहत दी, जिससे राहुल गांधी के साथ साथ तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार को भी फायदा मिला है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में भारतीय वायुसेना के एयरमैन हिम्मत कुमार रैना को नौकरी से कार्यमुक्त होने की अनुमति दे दी है, ताकि वे जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा में अधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। कोर्ट ने माना कि सेवा शर्तों का उल्लंघन हुआ है, लेकिन समानता और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए उनके करियर को पूरी तरह रोकना उचित नहीं होगा, इसलिए 3 लाख रुपए की शर्त के साथ राहत दी गई है। ये फैसला उन युवाओं के लिए प्रेरणा माना जा रहा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद मेहनत के दम पर प्रशासनिक सेवा तक पहुंचने का सपना देखते हैं। झारखंड के धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम के वैज्ञानिकों ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बेहद सस्ता बनाने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है, जहां शोधकर्ताओं ने कम लागत वाला और प्रभावी इलेक्ट्रोड मटेरियल विकसित किया है। इस तकनीक से ग्रीन हाइड्रोजन की मौजूदा कीमत करीब 500 रुपये प्रति लीटर से घटकर 50 रुपये से भी कम होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे उद्योग, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा। ये खोज भारत सरकार के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मजबूती देगी और देश को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। बिहार विधानसभा में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने साफ किया है कि अब सड़क किनारे खुलेआम मांस बेचने पर सख्त कार्रवाई होगी और केवल लाइसेंसधारी दुकानदारों को ही बिक्री की अनुमति मिलेगी। नए नियमों के तहत दुकानों को तय गाइडलाइन का पालन करना होगा। स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों के आसपास बिक्री पर रोक रहेगी, जबकि उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये कदम स्वच्छता, जनस्वास्थ्य और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए उठाया गया है और आने वाले दिनों में इसे पूरे राज्य में सख्ती से लागू किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतदान अप्रैल के पहले सप्ताह में कराया जा सकता है, जबकि मार्च की शुरुआत में आदर्श आचार संहिता लागू होने की संभावना जताई जा रही है। चुनाव आयोग की टीम राज्य में तैयारियों की समीक्षा कर रही है और चुनाव एक ही चरण में कराए जाने के संकेत हैं। इसी बीच राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है, जहां बीजेपी इस बार टिकट वितरण में सख्ती के मूड में दिख रही है और एंटी इनकम्बेंसी वाले कई विधायकों के टिकट कटने की संभावना है, जबकि युवा, महिला और नए चेहरों को मौका मिल सकता है। चुनावी तारीखों की आधिकारिक घोषणा के साथ ही असम का सियासी माहौल और गरमाने की उम्मीद है। बारामती के पास हुए विमान मामले की जांच में तेजी लाते हुए विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो एएआईबी ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से डेटा निकालने के लिए अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड से तकनीकी सहयोग मांगा है। एजेंसी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत निष्पक्ष और सबूत आधारित जांच जारी है, जिसमें एक फ्लाइट रिकॉर्डर से डेटा सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है, जबकि दूसरे रिकॉर्डर की गहन तकनीकी जांच चल रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार होगी और जांच पूरी होने के बाद ही विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।
जम्मू कश्मीर विधानसभा में उस वक्त तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन गई जब भाजपा विधायक विक्रम रंधावा के जम्मू विकास प्राधिकरण की जमीन से जुड़े बयान पर विपक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और अन्य दलों के विधायकों ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए माफी की मांग की। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से बयान का बचाव भी किया गया। मामले को शांत कराने के लिए उप मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इस मुद्दे को किसी समुदाय या क्षेत्र के बीच विवाद का रूप नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि विधानसभा अध्यक्ष ने रिकॉर्ड की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जेईई मेन 2026 के जनवरी सेशन का परिणाम जारी होते ही इंजीनियरिंग छात्रों के लिए एडमिशन की तस्वीर साफ होने लगी है, जहां परसेंटाइल के आधार पर एनआईटी, आईआईटी और जीएफटीआई में दाखिले की संभावनाएं तय होंगी। करियर एक्सपर्ट्स के मुताबिक 99% से ऊपर स्कोर करने वाले छात्रों को टॉप एनआईटीज में कोर ब्रांच मिलने की मजबूत संभावना है, जबकि 98 से 99 के बीच वाले छात्रों के लिए टॉप 10-20 एनआईटीज और आईआईटीज के विकल्प खुलते हैं। वहीं 96 से 98% परसेंटाइल वाले उम्मीदवारों को अन्य एनआईटीज, नए आईआईटीज और जीएफटीआईज में प्रवेश मिल सकता है, जिससे लाखों छात्रों के लिए आगे की रणनीति और तैयारी की दिशा तय हो गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका खारिज करते हुए सेना के पूर्व राइफलमैन सुरिंदर सिंह को 50% विकलांगता पेंशन देने के एएफटी के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने साफ कहा कि विकलांगता पेंशन कोई दान या उदारता नहीं, बल्कि सैनिकों के सेवाकाल में किए गए त्याग की मान्यता है और बीमारी और सैन्य सेवा के बीच संबंध न होने को साबित करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इस फैसले से न सिर्फ संबंधित पूर्व सैनिक को राहत मिली है, बल्कि ऐसे मामलों में हजारों पूर्व सैनिकों के अधिकारों को भी मजबूत आधार मिला है। गोरखपुर में आयोजित कुटुंब स्नेह मिलन कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अगर कुटुंब का साथ न मिला होता तो संघ का निर्माण संभव नहीं था और समाज की मजबूती की असली नींव परिवार से ही पड़ती है। उन्होंने जोर दिया कि समाज में बदलाव भाषण से नहीं बल्कि आचरण से आता है और स्वयंसेवक को व्यवहार में उदाहरण बनना चाहिए। भागवत ने कुटुंब को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मूल्यों का केंद्र बताते हुए कहा कि जब परिवार सशक्त होगा तभी समाज और राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ेगा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को सिर्फ एआई का उपयोग करने वाला नहीं बल्कि उसे बनाने वाला देश बनना चाहिए और लक्ष्य दुनिया की टॉप 3 एआई सुपर पावर में शामिल होना है। उन्होंने जोर दिया कि एआई मानव केंद्रित होना चाहिए और इसका फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि या विरासत संरक्षण हो। पीएम मोदी ने कहा कि एआई से भारतीय भाषाओं में शिक्षा आसान हो रही है, पुरानी किताबों का डिजिटाइजेशन संभव हो रहा है और आत्मनिर्भर भारत के तहत देश अपने मूल्यों के साथ वैश्विक एआई नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हुए एआई और डीप फेक के जरिए उनके नाम और छवि से जुड़े कंटेंट के बिना अनुमति इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है, जिस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। सुनवाई के दौरान प्लेटफॉर्म्स की ओर से कहा गया कि इस याचिका की आड़ में पैरोडी, व्यंग्य, राजनीतिक टिप्पणी, न्यूज़ रिपोर्ट और फैक्ट चेक जैसे कंटेंट को भी हटाने की कोशिश की जा रही है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को तय की है, जिससे ये साफ हो गया है कि ये मामला व्यक्तित्व अधिकार और डिजिटल अभिव्यक्ति के संतुलन से जुड़ा अहम अपडेट बन गया है। श्रीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत जल्द राज्य का दर्जा बहाल किए जाने को लेकर फैसला सुनने को मिलेगा और गृह मंत्री पहले ही लोकसभा में इसका भरोसा दे चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये एक प्रक्रिया के तहत होगा, लेकिन निर्णय अब ज़्यादा दूर नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी उम्मीद जताई कि लोगों को और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस बयान को जम्मू कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत माना जा रहा है, जिससे राज्य का दर्जा बहाल होने की संभावनाएं और मजबूत हुई हैं। गुजरात के पोरबंदर तट के पास सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 200 किलोग्राम से अधिक संदिग्ध केमिकल पदार्थ जब्त किया है और 2 ईरानी नागरिकों को हिरासत में लिया है। गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड ने खुफिया सूचना के आधार पर समुद्र में एक स्पीड बोट को रोका, जिसमें 203 पैकेट मिले, जिनका कुल वजन करीब 203 किलोग्राम बताया गया है। मामले में जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी जल्द अपडेट सामने आ सकता है। पंजाब की मोहाली में उस वक्त सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गईं जब एक निजी अस्पताल, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान भर्ती हैं, और 16 स्कूलों को संदिग्ध ईमेल के जरिए गंभीर धमकी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस, विशेष जांच टीमें और सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली। फिलहाल किसी तरह की आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है। अधिकारियों के मुताबिक ये पहले आए संदेशों से मिलता जुलता पैटर्न है। मामले की हर एंगल से जांच जारी है और एहतियातन अस्पताल व स्कूल परिसरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
निर्वाचन आयोग ने संकेत दिए हैं कि असम, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम मार्च के मध्य में एक साथ घोषित किया जा सकता है, जबकि मतदान अप्रैल में अलग अलग तारीखों पर होने की संभावना है। आयोग पहले ही राज्यों का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा कर रहा है और मतदाता सूचियों का काम लगभग पूरा हो चुका है। इन राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मई-जून में समाप्त हो रहा है। ऐसे में चुनावी घोषणा को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं और सभी दल अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। भारत और फ्रांस के बीच चल रही उच्च स्तरीय वार्ता में रक्षा सहयोग को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है, जहां फ्रांस भारत के स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में दिलचस्पी दिखा रहा है। अगर राफेल डील के साथ पिनाका को लेकर भी समझौता होता है तो ये भारत के हथियार निर्यात के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि पिनाका कम लागत, तेज फायरिंग क्षमता और लगातार अपग्रेड के कारण वैश्विक स्तर पर भरोसेमंद सिस्टम बन चुका है। ये डील न सिर्फ भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगी, बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान दिला सकती है। तेलंगाना में हुए नगर निगम चेयरमैन चुनावों में सत्ताधारी कांग्रेस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुल 81 नगर पालिकाओं में जीत दर्ज की है, जबकि 7 में से 5 प्रमुख नगर निगमों पर भी उसका कब्जा रहा है। कई जगहों पर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला, वहीं कुछ निगमों में सहयोगी दलों के समर्थन से नेतृत्व तय हुआ। चुनाव प्रक्रिया के दौरान कुछ क्षेत्रों में तनावपूर्ण स्थिति और विवाद सामने आने के बाद 11 नगर पालिकाओं में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव अगले दिन तक के लिए टाल दिए गए हैं, जिससे राज्य की स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है।